नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव पास, अपना शहर कितना साफ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मछुआर के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना रहा, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। वहीं उत्तराखंड राज्य की बात करें तो शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के बीच 19वें स्थान पर है और इस साल महज 2 निकाय देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर व सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। शानदार प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद एमपी व छत्तीसगढ़ रहे। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवुड को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। देहरादून नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी और मुनिकीरेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कार मिला है। देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली है, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक में था। अभी इस स्वच्छ सर्वेक्षण के सामने आने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया। देहरादून ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 68वीं रैंक हासिल कर ली। सवाल यह है कि क्या करोड़ों खर्च के बावजूद एक ही कदम आगे बढ़ने को राज्य की उपलब्धि माना जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, नगर निगम प्रशासक और जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। बता दें कि शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27वें राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार प्राप्त करने पर नगर निगम देहरादून और नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला को बधाई दी है, जबकि विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है। देखिए, हम लोग स्वच्छता की दृष्टि से आप जानते हैं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और लगातार पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण भी होता है, तो खुशी की बात है कि हमारे नगर निगम को अब की बार 68वां स्थान मिला है और निश्चित रूप से नगर पालिका मुनिकीरेती को भी स्थान मिला है। मैं अपने उन अधिकारियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं और सभी से आग्रह कर रहा हूं कि हम लोग सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं बहुत ही निराशाजनक है। सरकार करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान में खत्म कर रही है। आपने देहरादून का ही देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है और सफाई के नाम पर देहरादून भी 68वें नंबर में है पूरे उसमें। और अगर पूरी राज्यों की रैंकिंग करें तो राज्यों की रैंकिंग में भी राज्य हमारा 19वें नंबर पे है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली, जबकि पिछले साल देहरादून 59वीं रैंक में था, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। सूत्रों के मुताबिक दून नगर निगम की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका गार्बेज फ्री सिटी से कम अंक मिलने से लगा, जबकि शहर को टॉप 50 में लाने का सरकार का लक्ष्य था और इसे लेकर दून नगर निगम के ओर से पद यात्रा निकाली गई। जागरूकता को लेकर भी कदम उठाए गए, मगर सफाई व्यवस्था के मूल काम जमीन पर नहीं दिखे। घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू न हो सकी। इसी बीच स्वच्छता समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए।
जिस कारण नगर निगम मिशन में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि दून में बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा किया। वहीं बीजेपी भी नगर निगम देहरादून के कार्यों की सराहना कर रही है। हम देहरादून को जो है स्वच्छ दून सुंदर दून बनाएंगे और देहरादून जो है अपना भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों में जैसे देहरादून की पहचान बनाएंगे। हमने लगातार जो है उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाए। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है संकल्प लिया कि हम देहरादून में जो है प्लास्टिक मुक्त करेंगे, देहरादून को साफ सुथरा रखेंगे। देहरादून के लिए प्रति जो है उन्होंने संकल्प लिया था और आज उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे जो है हम 384 से आज जो है 68 स्थान पर पहुंचे हैं। देखिए, हमारे नगर निगम के तमाम जो जितने भी मेयर होते हैं, नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका नगर निगम, उनका नगर पालिका क्षेत्र स्वच्छता क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे रहे। और ये बहुत खुशखबरी की बात भी, बहुत राहत की बात भी है कि देहरादून पिछले वर्ष जिस पायदान में था उससे आगे देहरादून और बढ़ा है और देहरादून को इस बार स्वच्छता अभियान में बेहतर नंबर मिले हैं, बेहतर अंक मिले हैं। आने वाले समय में अभी तो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निगम चुनाव के बाद जो भी हमारे मेयर होंगे हम और बेहतर करने का काम इसको करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा के बाद विपक्ष को हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है और विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन को उपलब्धि बता रहा है। निश्चित ही देहरादून ने इस सर्वेक्षण में एक कदम तो आगे बढ़ाया है, लेकिन टॉप 50 में आने का सपना साकार नहीं हो पाना भी एक विफलता है। देखना होगा आगे स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड कितना सुधार कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो उत्तराखंड को स्वच्छ रखने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। और कि जहाँ एक और नगर निकाय चुनाव में अभी देरी है, प्रशासक बैठाए गए हैं और इसी बीच जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार वितरित किए गए हैं और उत्तराखंड को भी इसमें 2 पुरस्कार मिले हैं। इससे पहले 69वीं रैंक में था उत्तराखंड, अब 68वीं रैंक में हो गया है, सिर्फ एक पायदान नीचे। हालांकि लक्ष्य टॉप 50 में आने का किया गया था और ये लक्ष्य फिलहाल अचीव नहीं कर पाया सत्ता पक्ष। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब पर्यटक स्थल है उत्तराखंड, यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी स्वच्छता क्यों नहीं है? यहाँ पर क्यों सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और अगर पर्यटक की आने की वजह से ये इतना ज़्यादा मतलब गंदगी रहती है, तमाम चीज़ें, लेकिन इनको कंट्रोल करना भी सत्ता पक्ष के हाथ में है। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार से चूक कहाँ हो रही है, सफाई में क्यों उत्तराखंड पीछे चल रहा है। नवीन प्रशाले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी मंजू त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता विपिन खन्ना जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से मनोज सैनी जी फिलहाल हमारे आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी, और बाकी सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। नवीन प्रशाले जी आपसे शुरुआत करेंगे। टॉप 50 का लक्ष्य रखा गया था, 68वीं रैंक में हम हैं, 69वीं रैंक थी, और अगर हम बात करें तो इतने में भी सत्ता पक्ष काफ़ी खुश नज़र आ रहा है कि चलो एक पायदान कम सही। तो गोल अगर आप टॉप 50 का रख रहे हैं तो ऐसे तो आपका ये भी गोल है कि 2025 में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में आएगा। अगर वो अग्रणी राज्यों में नहीं आता है, 5वें 6वें नंबर पे भी आता है तो आप खुश हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीके का कहीं ना कहीं शिगुफा हुआ ना, फिर जनता के साथ धोखा हुआ। देखिए यशी जी, आप जो बात कह रहे हैं, जहां तक स्वच्छता अभियान का मामला है, जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी मिशन चलाया गया था, उसमें उत्तराखंड ने बहुत सही भूमिका निभाई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप देख सकते हैं कि जिस शहर की आप बात कर रहे हैं 384 रैंक होता था, वहां से 68वीं रैंक का जो सफर है, कदम दर कदम आगे इसमें हम बढ़े हैं। और राज्य में भी आप पिछले अगर 20 में थे तो इस बार 19 में आए हैं, तो
जो कदम दर कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान को बहुत गंभीरता से लिया गया है। और कुछ जगहों पर जैसे विकास कार्य चल रहे होते हैं, सड़कों पर कहीं पर गड्ढे खुद रहे हैं, कहीं पर कुछ खुद रहे हैं, तो वहां पर जो मलबा होता है उससे भी पॉइंट कम होते हैं, उससे भी हमारी रैंकिंग कम आई, क्योंकि हमने विकास के कार्य लगभग हर सभी निकायों में यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर आई है, उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, कहीं हम कम नहीं आए, चाहे वो स्टेट की रैंकिंग हो, चाहे वो शहर की रैंकिंग हो, हम सब में आगे बढ़ रहे हैं और आगे दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। नहीं, ये ख्याल नहीं, ये डेडिकेशन है सरकार का कि सर, हम ये लगातार आगे डेडिकेशन आ रहे नहीं हैं। है, ये डेडिकेशन नजर ही नहीं आ रही है, ये डेडिकेशन हो ही नहीं सकती। आप 69वें स्थान से 68वें पर शिफ्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये डेडिकेशन है, इसका मतलब आपका डेडिकेशन भी क्लियर नहीं है। सफर शुरू कहां से हुआ था? सफर शुरू हुआ था 384 से, 68 में आ गए हैं। आप इसको कुछ नहीं मान रहे उपलब्धि। 384 कहां, 384 तो 10 साल कांग्रेस के भी है। हम तो टॉप 10 की बात कर रहे हैं। अब टॉप 10 की बात की जाएगी और देहरादून टॉप 10 में आएगा नेक्स्ट टाइम। हाँ तो ठीक है, फिर उसके बाद हम 65वें स्थान पर आ जाएंगे अगर ये डेडिकेशन रहा तो। नहीं बहुत हंसी आ रही है। बिल्कुल। हाँ। देखिए कांग्रेस, यशवी जी, कांग्रेस हंस रही है। जो कांग्रेस स्वच्छता का नाम नहीं जानती, वो कांग्रेस स्वच्छता अभियान पर हंस रही है। कभी अपने हालातों पर तो कभी दूसरों के हालातों पर। हमें खुशी होगी जी। अभी कांग्रेस की सरकार होती तो शायद आप हंस रहे होते, तो कोई ना कोई तो हंस रहा ही है। नहीं, कांग्रेस की सरकार को तो पता ही नहीं था स्वच्छता अभियान नाम की भी कोई चीज हो सकती है। इनको कहां पता था? जब मोदी जी ने कहा कि गांधी जी चाहते थे हमारा देश स्वच्छ हो, तब कांग्रेस को ध्यान आया। कांग्रेस तो वो पार्टी जो गांधी जी का उपयोग राजनीति के लिए करने वाली है, खाली हमने उनके विचारों का उपयोग किया, ये अंतर है। अच्छा जी, ठीक है। नवीन जी वापस आएंगे आपके पास। विपिन खन्ना जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। कोई गांधी का इस्तेमाल करता है तो कोई राम का भी इस्तेमाल करता है, ये भी मेरा मानना है कि हमारे भाई प्रसाद जी को पता होना चाहिए। और रही बात स्वच्छता अभियान की, और जो रैंक मिला है आज देहरादून को, तो देखिए मेरा मानना है कि हर चीज में राजनीति ठीक नहीं होती यशी जी, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां नागरिकों की भी होती हैं। ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं प्रयास करती है और सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कूड़ा निस्तारण में अब तक पीछे रही। अगर नगर पालिका या नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था है तो उसमें भी सरकार कहीं ना कहीं पीछे रही, क्योंकि नालियां हमारे यहाँ भरी हुई हैं। कूड़ा निस्तारण का कोई अभी तक कोई भी प्लान सरकार के पास, नगर निगम के पास नहीं रहा। हाँ, अपनी संपत्ति बढ़ाने में जरूर शायद गामा जी ने जोर दिया हो, लेकिन स्वच्छता के हिसाब से, जैसे जिस हिसाब से मोदी जी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं या करते रहे हैं, जो सुनने में आता है, चाहे वो साफ ग्राउंड में भी झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज तो देने का काम वो करते ही है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड सरकार या गामा जी की बात करें, नगर निगम के मेयर की बात करें, तो उन्होंने अपनी संपत्ति में तो इजाफा कर लिया है, लेकिन रैंक नहीं बढ़वा पाए हैं। ये थोड़ी सी समस्या है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा हमें खुद भी अपने नागरिकों को भी जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि नालियों में या नदियों में लोग अगर कूड़े की गाड़ी घर पर आ रही है तो उसमें कूड़ा डालने पर विश्वास नहीं करते, अपनी थैली में ले जाकर वो नालियों और नदियों में डालने का ज्यादा प्रयास करते हैं। थोड़ा सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार से इसके लिए मुझे लगता है जनता को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, कि जनता को भी ये बात समझनी होगी कि हमें स्वच्छता, क्योंकि ये स्वच्छता जो है ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? 69वें से 68वें पर आ गए हम लोग, तभी विपक्ष प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। याशी जी, बिल्कुल अभी नवीन भाई ने सही कहा कि वो बोला ना जाकी रही भावना जैसी, तो इन्होंने कहा कि गांधी जी का उपयोग हम कांग्रेसी भूल गए थे, ये कर रहे हैं। ये वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी भाई ने कहा कि राम जी का भी उपयोग ऐसे कह वो त्रेता युग में आ गए थे और इनका कहना है कि अब मोदी जी लेके आ रहे हैं। खैर उस बात को छोड़िए, आज की चर्चा का विषय जो है हम उस पर बात करते हैं। आपने देखा कि करोड़ों रुपए खर्च हुए इन्वेस्टर समिट में, सरकार का ध्यान उसी ओर था। मात्र 11-12 वार्ड साफ करवा के
और एक पायदान अगर ऊपर आ गया तो इसको सफलता नहीं मानते। आप उस करोड़ों रुपए का देखिए जिस पर जनता टैक्स देती है, सब कुछ है, और इन्वेस्टर समिट में बात जो है, ये पायदान भी ऊपर, एक पायदान ऊपर जो चढ़े भी हैं वो मात मुनि की रेती और देहरादून से। देहरादून चूंकि अस्थायी राजधानी है तो यहाँ इन्होंने चमकाने का काम खूब किया, क्योंकि इन्वेस्टर समिट थी और पेंटिंग ये वो तो एक बरसात के बाद पता लगेगा जितनी। और जहां तक आपने कहा कि जनता की भी जिम्मेदारी है, अभी हमसे पूर्व लोगों ने कहा कि समय, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप प्लास्टिक मुक्त हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो प्लास्टिक मुक्त आप देखिए, सब्जी वालों पे छापा डाल के, दुकानदारों पे छापा डाल के आप प्लास्टिक मुक्त नहीं कर सकते हैं। आप जब तक प्लास्टिक की थैलियां बनाने वाली फैक्ट्रियों को नहीं बंद किया जाएगा तब तक इस छापे का कोई काम नहीं होगा। ये तो गरीबों को परेशान करने का के अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, इन्वेस्टर समिट के बाद शहर के सारे डस्टबिन हटा दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र जो कि नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, वहां पर डोर टू डोर जो कूड़ा रहा था वह नहीं उठ पा रहा है। उनकी जो है करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कोई सॉलिड काम नहीं हुआ कि सभी को इसका फायदा। हाँ, जो हमारे गामा जी हैं उनकी संपत्ति जरूर नंबर 1 पे आ गई। आज तक जितने मेयर बने हैं उसमें उनकी रैंकिंग मैं नंबर 1 ही मानती हूँ। आज अभी तक जितने मेयर बने हमारे यहाँ शहर में, केवल आप देख रहे हैं कि इस तरह से काम हो रहा है। जो ये बंद कर दिए गए थे, आपको जब ये इन्वेस्टर समिट चल रहा था गड्ढे बंद कर दिए थे, अब आप देखिए जगह जगह उन गड्ढों को खोला गया है। कई बार नगर निगम के ठप पड़े कार्यों को लेकर कांग्रेसियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। पूर्व में आपने देखा नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों और नालियों समेत अन्य विकास कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अभी तक इन पर कोई काम ही नहीं शुरू हुआ। खराब स्ट्रीट लाइट्स देखिए, ठीक नहीं कराई जा रही। मलिन बस्तियों में हाउस टैक्स तय नियमों के अनुसार कई गुना बढ़ा दिया गया है। तो जब आप इतना सब कुछ ले रहे हैं तो एक पायदान चढ़ना, जो ऊपर चढ़े उसको सफलता नहीं माना जाता, वो जनता से छलने का काम किया गया है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। मनोज जानी जी, कैसे देख रहे हैं ये जो रिजल्ट आए हैं और जिस तरीके से अवार्ड देहरादून और मुनकरेती के हिसाब से जो उत्तराखंड को मिला है और 69वें से 68वें पर आ गए, इसे बीजेपी सफलता मान रही है, लेकिन क्या इसे सफलता माना जा सकता है? क्या हम वाकई जिस स्वच्छ उत्तराखंड की परिकल्पना करते हैं वो नजर आता है, कहीं दिखता है? यशी जी, देखिए, जो पायदान होता है पूरा राष्ट्र भर के जितने भी डीएमसी नगर होते हैं उनके लिए एक परिमाप बनाया गया है। उस परिमाप में अगर उत्तराखंड एक पायदान ऊपर चढ़ा है तो उसे सफलता का और एक कदम माना जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा उससे बात थोड़ा अलग रखना चाहूँगा कि उत्तराखंड के जो नगर निगम, क्या उस नगर निगम, और देहरादून तो बहुत बड़ा, मतलब हमारे पास तो गिने चुने नगर निगम है जिसमें देहरादून का प्रथम स्थान आता है जब राज्य बना था और नगर निगम का ऐसे दर्जा प्राप्त हुआ। तो देहरादून नगर निगम का अगर रियलिस्टिक बजट, एक तो बजटरी एस्टिमेट होता है, एक रियलिस्टिक बजट होता है। तो बजटरी एस्टिमेट और रियलिस्टिक बजट में 15% का ये प्लस माइनस जो है वो स्वीकार्य होता है। लेकिन उत्तराखंड का जो बजटरी एस्टिमेट है और एक्चुअल जो बजट है उसमें 24% का अंतर आता है, जो बहुत बड़ा अंतर है। यानी हमारा नगर निगम जो बजटरी प्लानिंग करता है, नगर निगम की जो बजटरी प्लानिंग है वो एक्चुअल बजट से 24% ऊपर नीचे रहती है। और ये अगर 24% ऊपर नीचे है तो नेचुरल है आपका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं जाएगा, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के श्रेणी में नहीं आता। या तो वो बजट कम पड़ रहा है या अधिक हो जा रहा है वापस होना। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये दिक्कत का विषय है जिसे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए। तो उत्तराखंड में बिल्कुल हम लोग जब नागरिकों की सहभागिता की बात करते हैं तो उत्तराखंड में
प्रति व्यक्ति इनकम, जो इनकम के साथ जो पर एक्सपेंडिचर की हम जो बात करते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो नागरिक लगाता है अपने शहर में, अगर उसका एस्टिमेट लगे तो वो आपको 600 रुपए के आसपास, 593.दशमलव कुछ रुपया आएगा। तो यानी हमारा नागरिक अपने शहर पे बहुत कम खर्च कर रहा है और नगर निगम अपने शहरों की सहभागिता को बढ़ाने में नाकामयाब हुआ है। उत्तराखंड ऐसा नगर निगम है जिसका अगर अपना रेवेन्यू मॉडल की बात किया जाए तो उसका रेवेन्यू मॉडल पूरे देश में सबसे नीचा है। वो कटोरा लेके देखता है दूसरे केंद्र की ओर या राज्य की ओर या अन्य वित्त पोषित एजेंसियों की तरफ कि उसका किसी तरीके से गुजार बसर हो जाए। हमने केंद्र के बजट पर स्मार्ट सिटी बनाई, उसका अगर रूपरेखा का अगर आप आकलन करेंगे तो महामहिम राष्ट्रपति जी आए या इन्वेस्टर समिट का हुआ तब रंग रोगन हुआ है। मतलब कुछ महीनों में बहुत शानदार चमका है देहरादून से, नो डाउट, अनडाउटली बहुत अच्छा खूबसूरत, आनंद आ रहा है वो जिस तरीके से खूबसूरती बनाई गई है। लेकिन अगर उसको अगर जोड़ा जाए तो वो महामहिम राष्ट्रपति जी की यात्रा और इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई है, अन्यथा जो हाल बेहाल हो रखा था शहर का वो प्रत्येक नागरिक जानता है। तो क्या बार बार केंद्र हमें बजट देता रहेगा इस स्मार्ट सिटी को मेंटेन करने के लिए, या हमारा जो देहरादून नगर निगम है उसका अपना खुद का रेवेन्यू मॉडल क्रिएट हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हमारे को सोचना चाहिए। मैं एक बात और जिस बात की ओर जरा थोड़ा सा ध्यान करना चाहूंगा, दिलाना चाहूंगा, उसमें नागरिकों की सहभागिता। हम पार्षद तो चुन लेते हैं, लेकिन जो एक बेहतर मॉडल होता है वो पूरी प्लानिंग प्रोसेस में नागरिकों को इन्वॉल्व करता है फ्यूचरिस्टिक एंगल के लिए। आप देखें कि जिस समय अभी एमडीडीए का प्लान आया था देहरादून के संदर्भ में, मास्टर प्लान को लेके, फ्यूचरिस्टिक प्लान को लेके, तो देहरादून के तमाम नागरिक संगठनों ने एक सेपरेट मीटिंग की, गोलबंद हुए, अपना मॉडल एक क्रिएट किया और सरकार के सामने लाना पड़ा कि भैया ये होना चाहिए, अन्यथा आप शहर को सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहे हैं, आप सही योजना नहीं बन पा रही, नहीं तो वो काफी सिर्फ हवाई बनती रह जाएगी। तो बहुत चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट करने की हैं, लेकिन चूंकि पिछले कुछ महीनों में भले ही कुछ बहुत अल्पकाल में हुआ है, लेकिन कुछ कायाकल्प दिखा है और उसके लिए तो मैं जरूर साधुवाद देना चाहूंगा। ठीक है, वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन 69वें स्थान से 68वें स्थान पर ही उत्तराखंड पहुंच पाया है। तो ऐसे में सफाई के मामले को लेकर सत्ता पक्ष की क्या तैयारी रही है और किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए थी, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और नवीन पिरशादी जी, देखिए बहुत सारी समस्याओं का जिक्र यहाँ पर मनोज धानी जी ने किया, और ये जो रंग रोकन का काम अभी इन्वेस्टर समिट के दौरान किया गया, तो ये जो 1-2 पुरस्कार आपको मिले हैं, ये क्यों मिले हैं ये बताने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है, और मनोज धानी जी ने भी इस तरफ आपका ध्यान केंद्रित किया कि भाई ये पुरस्कार आपको सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि इन्वेस्टर समिट था तो आपने रातों रात सड़कें चमकानी शुरू कर दी। और मैंने कुछ वीडियोस वो भी देखे कि जैसे इन्वेस्टर समिट खत्म हुआ उसके बाद सड़कें उखड़नी शुरू हो गई, जगह जगह पर वो कूड़े के ढेर। जब इन्वेस्टर समिट हो रही थी तो एक जगह से कूड़ा उठाकर दूसरी जगह पर डंप किया जा रहा था, वहां लोगों को समस्याएं होने लगी। तो इसका एक कोई सार्थक सलूशन निकालने की जरूरत है, इस पर काम करना चाहिए था। तो क्या इस पर काम हो रहा है? प्लास्टिक बैन की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें देखिए प्लास्टिक में ही आती हैं। पानी का बॉटल प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक में उसका जो बॉटल होता है वो प्लास्टिक होता है। कुरकुरे के पैकेट प्लास्टिक में आते हैं, चिप्स के पैकेट प्लास्टिक में आते हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो
यहाँ पर जो भी खरीदते हैं और वो वहीं डालकर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है ऐसे हिमालयी राज्यों का, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो। लेकिन ये समस्या अगर है और हमें मालूम है, अगर हम अपने आप को स्वच्छता के पायदान में टॉप 50 या टॉप 10 में देखना चाहते हैं, तो इन चीजों को लेकर तो आपको काम करना पड़ेगा ना। स्मार्ट सिटी ने जो हाल किया, लोगों को कितनी समस्याएं हुई स्मार्ट सिटी में, कितने लोगों के एक्सीडेंट्स हुए स्मार्ट सिटी की वजह से, जगह जगह नालियां भरी रही, लोगों को समस्याएं होती रही, लोग कंप्लेन करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र की तरफ से जो पैसा स्मार्ट सिटी को मिला था, वो पैसा भी एक टाइम पे एक राशि रोक दी गई क्योंकि आप काम नहीं करवा पा रहे थे, पैसे की बर्बादी हो रही थी। जी यशो जी, सवाल पूरा हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपने अपने राय यहाँ पर रखी और ध्यानी जी ने बड़े विस्तार से फंड के बारे में भी समझाया और बहुत सारे वक्तव्यों में ये समझ में आया कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। ये पूरा स्वच्छता अभियान एक मिला जुला प्रयास है सरकार और नागरिकों का। जहां तक प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक का मैनेजमेंट सरकार को और सुधारना पड़ेगा, उसके ओर हम काम कर रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं होती कहीं भी। मैं अमेरिका में रहा हूं, मुझे पता है कि जितना प्लास्टिक अमेरिकन यूज करते हैं उसका हम 10% भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। वहां पर सड़कों पर प्लास्टिक आपको नहीं मिलेगा, वो प्लास्टिक घरों से वापस रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। तो उनका मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होने की वजह से वहां पर मैनेज हो रहा है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वही उनका जो प्लास्टिक होता है वो भी आप रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि उनका प्लास्टिक वही होता है। यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज होते हैं वो लोगों को अगर जानवर खा ले तो मर जाते हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम अपने घरों में सब्जी लाएं प्लास्टिक की थैलियों में, और वो प्लास्टिक की थैलियां फिर जो कूड़ा सरकार की नगर निगम की गाड़ियां आती हैं और गीले कूड़े को अलग रखा जाता है, सूखे कूड़े को अलग रखा जाता है, अगर उसका सब हम अच्छी तरह से नियमों का पालन करें तो हमारा प्लास्टिक भी सीधे रिसाइकलिंग फैक्ट्री तक पहुंच सकता है और हम उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई ज्ञान देने नहीं बैठा हूं, मैं तो सरकार का पक्ष रख रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें आई कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। और मैं बेहतर तरीके से नवीन जी इस बात का अप्रिसिएशन सर देखिए विपक्ष भी मानता है कि ये जो कूड़ा गाड़ी अब आने लगी है या जो गीला कूड़ा और ये हरा डब्बा नीला डब्बा जो भी बनाए गए हैं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लोगों को कहीं ना कहीं जो मेंटली प्रिपेयर होते हैं या जिनको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है या जो चीज़ें समझते हैं वो ज़रूर फॉलो करते हैं इसको और अपना कूड़ा उसी में डालते हैं या डस्टबिन में डालते हैं चीज़ें। देखिए जागरूकता की कमी है तो जागरूक तो आपको ही करना पड़ेगा, अब ये काम विपक्ष तो करेगा नहीं। इसीलिए तो माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान लगा। 2014 से पहले कहां स्वच्छता पर उतनी बात होती थी। एक राष्ट्रव्यापी मिशन के तौर पर इसको बनाया गया और आज देश उसका पालन कर रहा है। आप देखिए जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे भी है, तो बच्चे अगर कोई टॉफी या कुछ चॉकलेट खा भी रहे हैं तो अपने पास रख रहे हैं, गाड़ी में रख देते हैं, लेकिन बाहर नहीं फेंक रहे हैं। एक अच्छी बात है। तो ये जो सुधार धीरे धीरे आ रहा है, जनरेशन में एक जनरेशन का टाइम लगता है, 10 साल 20 साल का समय लगता है पूरा उस लेवल पर आने पर जिसमें आज हम बाहर यूरोप को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं। तो हमारे देश में शुरुआत तो हुई कम से कम। इस चीज को अप्रिशिएट आज जनता कर रही है। एक और सवाल बैक टू बैक सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके बातों से ही सवाल निकल रहे हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने कहा कि जनरेशन सुधर रही है, लोग सुधर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक चीज़ है, लेकिन जो कूड़ा आप फैला रहे हैं उसका क्या? ये जो कूड़ा हम आपको दे रहे हैं ये आप कहाँ जाकर डंप कर रहे हैं? और ये जहाँ डंप हो रहा है वहाँ पहाड़ के पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। हम इस कूड़े आप उसका तो सोल्यूशन निकालिए ना। लोग अपने घरों से कूड़ा निकाल भी रहे हैं तो आप उसको डंप कहाँ कर रहे हैं? नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो कूड़ा जहाँ निस्तारण हो रहा है वहां पर मशीनें लगी हैं, कूड़े को छाना जा रहा है। पूरे देश में आप देखते हैं जहाँ कूड़ा घर है वहां पर मशीनें भी साथ साथ में जो प्लास्टिक को अलग कर रही है। अभी ये विपक्ष के ही लोग बताएंगे, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। अभी ये रिसेंट खबर आई थी कि कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। मैं आऊंगी अभी विपिन जी, अगर आपको मालूम है तो। जी अपनी बात को पूरा करिए नवीन जी, उसके बाद मैं विपिन जी आती हूँ आपके पास। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कूड़े के साथ साथ कूड़े के निस्तारण के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। कहीं पर हो सकता है पूरे देश में इतनी बड़ी जगह है भारतवर्ष से और इतने पॉपुलेशन हमारे पास है, कहीं पर अगर कुछ मशीनें खराब चल रही है तो उनको ठीक करने का भी काम किया जा रहा है। कुछ गाड़ियां खराब होती है उनको भी ठीक किया जाता है, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी ठीक भी होगी, अच्छी भी होगी, नई भी लाई जाएगी। और ये लगातार प्रोसेस है क्योंकि हमारी सरकार ने ही 2014 में शुरू किया है और अगर 10 साल के अंतराल में अगर हम इतने लेवल पर पहुंचे हैं तो मुझे लगता है कि
कि अगले 4-5 सालों में हम बहुत बेहतर बन सकते हैं। और एक ये ठीक बात है कि और अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार इसके लिए है, मोदी जी इसमें काम कर रहे हैं लगातार। स्वच्छता मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर पुरजोर कोशिश कर रही है और मुझे यकीन है अपनी सरकार पर कि हम इस मकसद में कामयाब होंगे। देश की जनता जो जिस हिसाब से रिस्पांस दे रही है वो अतुलनीय है, अभूतपूर्व है। और इसको देखते हुए सरकार और जनता का जब एक सिंक हो रहे हैं दोनों, तो उसमें मुझे लगता है कि 4-5 साल में हम उस जगह को अचीव कर लेंगे जहां पर हम जाना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी। सवाल आपसे ये है कि सारा काम मोदी जी कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी कर लेंगे, आपके नगर निगम के लोगों ने इन 5 सालों में क्या किया सर? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले विपिन जी रुके नवीन जी, मैंने कहा मैं सवाल छोड़कर जा रही हूँ, जवाब आप सोच लीजिए। विपिन जी जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो यहाँ देश की बात नहीं हो रही है, देहरादून नगर निगम की बात हो रही है कि आपका रैंक क्या आया है, हम स्वच्छता सर्वेक्षण में कहां पर खड़े हैं, किस पायदान पर खड़े हैं। ठीक है, अभी मैंने खुद ये स्वीकार किया था कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है, क्योंकि कूड़ा निस्तारण आपकी सरकार के जो अधिकारी हैं वही कह रहे हैं कि हम 100% कूड़ा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने 60 से 100 नगर निकाय बना दिए हैं, वार्ड बना दिए हैं, लेकिन आप उनको वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाए हैं। दूसरी चीज ये आती है कि अभी जो आपने सवाल किया कि कूड़ा निस्तारण, अगर हम घर से तो कूड़ा दे रहे हैं गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी कूड़ा लेके कहाँ जा रही है? पहले कलेक्शन सेंटर था सहजदारा रोड, वहां पर जब लोगों ने विरोध किया तो ये शीशमबाड़ा लेके चले गए। शीशमबाड़ा में भी ये लोग प्रॉपर तरीके से कूड़े का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। पूरा क्षेत्र बीमारियों से परेशान है, खराब गैसों से दुखी है लोग, बदबू आती है पूरे क्षेत्र के अंदर। करीब 10-10, 15-15 किलोमीटर का क्षेत्र जो है परेशान है उस शीशमबाड़ा प्लांट से। और दूसरा क्षेत्र आता है यशीश जी, कभी अगर आप अपनी टीम को भेजें प्रेम नगर के ठाकुरपुर क्षेत्र में, ठाकुरपुर क्षेत्र आता है, प्रेम नगर के अधीन आता है वो क्षेत्र, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। और जब ये जो नवीन प्रशाली ने कहा कि वहां मशीनें लगी हुई हैं, जरा मुझे एक मशीन वहां पर दिखा दें कि जो मशीन वहां कूड़ा निस्तारण के लिए लगी हुई है, या प्लास्टिक को अलग कर रही हो, या गीले कूड़े को या सूखे कूड़े को अलग कर रही हो। एक भी मशीन नहीं है, केवल वहां पर गाड़ी जाती है और कूड़ा डाल के आ जाती है। पूरा प्रेमनगर क्षेत्र और पूरा आपका शीशमबाड़ा क्षेत्र 10-10 किलोमीटर के दायरे में जब बरसात होती है यशीश जी, अभी तो सर्दी का समय है, जब बरसात होती है और कूड़ा सड़ता है, तब किस तरीके से खराब हो जाता है, कैसे जीवन यापन लोग करते होंगे, ये उस समय की बात है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, शहर में नालियां आप जवाब गूगल कर रहे हैं, बरसात होगी तो शहर पूरा पानी से लबालब भर जाएगा। नदियां आप आज तक साफ नहीं कर पाए, करोड़ों रुपए सरकार ने बर्बाद कर दिए नदियों नालियों की सफाई पे, लेकिन अभी तक आप लोग उसकी सफाई नहीं कर पाए। देखिए, रैंक कैसे बढ़ेगा? रैंक तब बढ़ेगा यदि सरकार और नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अगर आप नागरिकों को जागरूक करने पर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, केवल इस विषय पर लगे हुए हैं कि हमारी संपत्ति कैसे बढ़े, लेकिन जब अपनी संपत्ति बढ़ाने के विषय पे आप ज्यादा सोचेंगे और स्वच्छता के बारे में कम सोचेंगे, तो रैंक यशीश जी नहीं बढ़ पाए। विपिन जी, जब आप जवाब दे रहे थे तो नवीन जी गूगल कर रहे थे जवाब कि क्या देना है, क्यों नवीन जी? नहीं, मेरे हाथ में ये एक छोटा पेपर है और पेन है, मैं नोट कर रहा था खन्ना जी क्या बोल रहे हैं। चलिए नवीन जी, वापस आएंगे आपके पास। मंजू त्रिपाठी जी, देखिए, जैसा कि भाई ने कहा है कि जो है जगह जगह मशीनें लगी हैं, तो वो तो आप उसका ज्वलंत उदाहरण अभी भाई ने कहा, देख रहे हैं आपकी जो ट्रंचिंग ग्राउंड है, कहीं आप बता दीजिए, चाहे वो शीशमबाड़ा हो, चाहे वो प्रेम नगर हो, कहीं भी देखिए जहाँ ट्रंचिंग ग्राउंड है, कूड़े का ढेर है, पहाड़ बनता जा रहा है, कहीं लगा हो। तो इसमें अन्यथा मत लीजिए। आप भी देहरादून में रहते हैं नवीन भाई, हम भी देहरादून में रहते हैं, सभी लोग मेरे ख्याल से देहरादून से ही बिलोंग करते हैं, तो सभी देख रहे हैं। तो कथनी और करनी में आप लोग क्यों इतना अंतर रखते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि जनता, एटलीस्ट आजकल की जनता तो बहुत ही ज्यादा जागरूक है, तो इसलिए हमें सबको, ये मैं मानती हूँ कि ज्वाइंट एफर्ट है नागरिकों का, लेकिन जैसे हमने कूड़ा उठा, आपने बताया कि गाड़ियां अगर आ भी रही हैं, हम कूड़ा फेंक भी रहे हैं या कूड़े वाले को हम दे भी रहे, जहां पर इकट्ठा हो रही हैं, जब तक वहां पर रिसाइकलिंग की मशीनें नहीं लगेंगी,
प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमें इससे निजात नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और जहां तक बात है स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना बजट आया, इतनों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आप लोगों ने देखा जगह जगह गड्ढों के नाते मैं बार बार रिपीट करती हूँ, नवीन जी देखिए, इस बात को आपको बरसात मानना पड़ेगा कि विपक्ष भी ये बात मान रहा है कि केंद्र ने करोड़ों रुपए आपको दिए हैं। अभी तक तो यही होता था कि केंद्र क्या कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा है, फिर भी आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी के आपने देखा कि बार सैकड़ों लोगों ने डेंगू से अपनी जानें गंवा दी, जिनके घर के चिराग बुझे आप उनसे जाके जरा इस सफाई के बारे में पूछिए। हाँ ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति जी आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उनकी पूरी कायनात इन्वेस्टर मीट में आई, तो रंगाई पुताई ये सब खूब किया गया उससे में, लेकिन मात्र देहरादून में। देहरादून ही शहर नहीं है, और भी पहाड़ में शहर हैं, चाहे उनकी जनसंख्या कम है या ज्यादा है, लेकिन शहर तो शहर है और इंसान सभी जगह एक जैसे, तो हर जगह इस तरह का कार्य क्यों नहीं किया गया? मात्र इन्वेस्टर मीट, और फिर उसके बाद यहाँ की स्थिति जैस की तस हो गई, फिर डस्टबिन हटा दिए जे, जगह जगह गड्ढे आपको फिर खुदे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब पर देखिए, स्वच्छता के मामले में डेंगू अगर हो रहा है तो वो ये नहीं देखा गया कि कांग्रेसियों को डेंगू होना है या भाजपाइयों को होना है या आप पार्टी को होना है। अगर कोई भी महामारी, बीमारी या पॉल्यूशन फैलेगा तो उसका नुकसान पूरी देश की जनता को या उस शहर की जनता को होगा। तो नगर निगम के मेयर जी अपनी संपत्ति तो बढ़ा गए, लेकिन यहाँ के लोगों की जिनकी जाने गई हैं, जिनके घरों के चिराग बुझे, उनसे जरा आप पूछिए कि क्या हाल होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि स्वच्छता के मामले में राजनीति ना करते हुए हम लोग ज्वाइंट एफर्ट तो दिखा रहे हैं, मिलजुल के कार्य, लेकिन जब जो बजट आ रहा है सरकार मशीनें लगा के साइक्लिंग प्रॉपर रूप से वहां ट्रंचिंग ग्राउंड से नहीं करेगी, तब तक इस समस्या का समाधान कतई नहीं। ठीक है, मनोज झाने जी, देखिए विपक्ष भी आज कहीं ना कहीं सुझाव देने के मूड में है और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ छीटाकशी नहीं कर रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि सॉल्यूशंस भी हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को स्वच्छ रखना है, ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी की नहीं है। मुझे लगता है प्रत्येक हर व्यक्ति की है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। जैसे कि अभी ये चर्चा हुई कि भाई जो कूड़ा हम आपको दे रहे हैं वो कूड़ा आप कहाँ डंप कर रहे हैं, उसका रिसाइकिल कैसे हो रहा है, या वो कितना लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्लस ये जो करोड़ों का बजट पास हुआ या करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसके बाद भी हम 68वें पायदान पर क्यों हैं और इनकी बेहतरी के लिए हमें क्या करना है। हम सिर्फ देहरादून की बात क्यों करें, हम उन पहाड़ी क्षेत्रों की भी तो जरा बात करें जहाँ की स्थिति और ज्यादा खराब है। यशी जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हम लोगों को देखिए, सरकार मंजू जी फटाफट अपनी बात को पूरा बनाने चाहिए कि छोटे छोटे लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, जैसे हम छिलके उतारते हैं सब्जियों के, इन सबको जो है हम कंपोस्ट बना सकते हैं अपने घरों में ही, इसको प्रिजर्व करके और कंपोस्ट वगैरह बना के। आइडिया बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी और बताने में भी, लेकिन आज की जनरेशन इतनी व्यस्त हो गई है ना कि नहीं करते हैं लोग ये सब। मैंने बहुत सारे, ठीक है, वापस आएंगे मनोज झाने जी और जवाब आपसे लेंगे। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव जहां को नजदीक है, तो ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देहरादून का जो प्रदर्शन रहा वो काफी निराशाजनक रहा। इसी पर चर्चा मनोज झाने जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी यशी जी, देखिए किसी भी शहर का अगर स्वरूप की अगर उसकी कल्पना की जाएगी या राज्य की भी बड़ी, चाहे वो छोटी आर्थिक इकाई हो चाहे बड़ी आर्थिक इकाई हो, तो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक मूल्यों के जो धरोहर है उसका संरक्षण आता है। उसमें वो आर्थिकी कितनी मजबूत ढंग से अपने जो आबादी है उसमें जो रोजगार सृजन का कितना काम कर पा रही है, आर्थिकी का जो विकास का दर है लगातार वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी में वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही है, वहाँ पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, विरासतों का संवर्धन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सामाजिक विकास जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा विषय होता है। और अगर देहरादून की बात करेंगे तो हमें, अगर हम पिछले दौर में जाएं
तो बहुत बड़े स्तर पर हम पाएंगे कि कुछ कुछ ऐसे सांस्कृतिक धरोहर की चीजें थी जो समाज का धरोहर था। जैसे मैं मसलन बताऊं कि परेड ग्राउंड देहरादून बच्चों के खेलने के लिए एक खुला स्थान होता था। वहां पर लोग जाते थे, खेलते थे। रामलीला की कमेटियां जाती थी और वहां पर जिस समय ये रावण जी और मेघनाथ जी, कुंभकर्ण जी के जो पुतले दहन होते थे, वो सारा का सारा कार्यक्रम होते थे। ऐसे अनेकों कार्यक्रम सृजित होते थे। और पिछली बार ये हाल हुआ कि जब वो गए तो उनके हाथ में बिल थमा दिया गया। उसके बाद 50,000 पता नहीं कितना का, कोई कह रहा था 8 लाख वगैरह, मैं नहीं जानता कितना है, लेकिन अखबारों में थी कि उनको बिल थमा गया था, वो भौचक्के रह गए थे। आज खेलने के लिए आम नागरिक के लिए, मैं उन खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, वो बच्चों की जो खेल के मैदान में, स्टेडियम में चले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नॉर्मल तरीके से एक आम बचपने के लिए अपने खेलने की जगह है, वो आपको देहरादून में नहीं मिलेगी। कॉमन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आज के आधुनिक युग में कि एक कॉमन जीएसआई सिस्टम होना चाहिए। वो कॉमन जीएसआई सिस्टम नहीं है। आप गूगल के माध्यम से जब जाते हैं तो वो सबसे सरल रास्ता दिखाता है और आप गलियों में देखेंगे तो जाम ही जाम लगे रहते हैं, बहुत बुरा हाल रहता है। 2 गाड़ियां फंस जाती हैं, पब्लिक वहीं फंसी रहती है। और कभी जिस तरीके से देहरादून सेस्मिक जोन में है, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, आगजनी की कोई घटना हो गई कहीं, तो अग्निशमन दस्ते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये हालात हैं। तो इन नदियों के अतिक्रमण को मनोज जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा प्यूरिफिकेशन का प्रोजेक्ट था, वो बिल्कुल धरातल पे उतरा ही नहीं है। वो बिल्कुल हवा में तैर रहा है। ऋषिपर्णा एक योजना बनी थी जिसमें मुख्यमंत्री तमाम नौकरशाह थे, लाखों पेड़ लगाए गए। आप वहां जाएंगे कोई पेड़ नहीं है। और ऋषिपर्णा जो नदी थी उसे रिचार्ज करने का था, वो रिचार्ज नहीं हो पाई। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। सावन के टाइम पे मुझे याद है कि पेड़ लाने के लिए कहा गया था कि जो भी आएंगे श्रद्धालु वो पेड़ लेकर आएंगे, एक एक पौधा लेकर आएंगे, उन पौधों को स्थापित किया जाएगा। उन पौधों की क्या स्थिति है अगर पूछा जाए तो सब काट दिए जा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं कि वो पौधे कहाँ हैं, और मुझे लगता है सरकार को भी उसका आंकड़ा नहीं पता होगा। बड़े सारे लोग पौधे लेकर गए भी थे। नवीन पिरसाले जी, नगर निगम का सवाल था कि भाई मोदी जी हैं, धामी जी हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो जिसका काम उसी को साजे। तो नगर निकाय के जो लोग हैं, आपके नगर निगम के लोग हैं, उन्होंने क्या किया 5 साल? सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाई है या चाउमीन बेच कर पैसा कमाने में इतने व्यस्त रहे कि सड़कों पर नजर ही नहीं गए? देखिए यशी जी, मुझे समझ में नहीं आता कि सब लोग सुनील उनियाल गामा जी की व्यक्तिगत आय के पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे अगर कोई चीज ये तो एक मजाकिया तौर पर बात थी, मुझे उनकी व्यक्तिगत आय से क्या ही लेना देना है, लेकिन जो आय सरकार की है कम से कम उसका ठीक उपयोग हो, ये तो मैं पूछ सकती हूँ ना नवीन जी। नहीं बिल्कुल आप पूछ सकते हो। आप तो दोनों, आप एंकर हैं, आप दोनों की आय पूछ सकते हो, उनकी व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं, सरकार की आय का उपयोग सदुपयोग भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपने जो सवाल छोड़ा था कि अगर सारा काम मोदी जी करेंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे, उसी पर मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मोदी जी केंद्रीय सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री इस देश के, एक पावर हाउस है समझो। वहां से जो ऊर्जा आती है, जो संदेश आता है, उस संदेश का अक्षरशः पालन करने की कोशिश पूरी निकाय करती है, पूरी सरकारें करती हैं। अब उसमें कोई आगे कोई पीछे रह जाता है पूरे देश में, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कोशिश यहाँ पर हुई है, उत्तराखंड की सरकार ने की है, वो कोशिश अच्छी दिशा में की है। और उसका कारण है कि आज हम एक पायदान, चाहे एक ही पायदान चढ़े हो, लेकिन ऊपर आए हैं, नीचे नहीं गए हैं। नवीन जी, मैं लेकिन चाहती हूँ कि जो कोशिश इन्वेस्टर समिट के दौरान की गई है, वो कोशिश अगर रोजाना की जाए तो उत्तराखंड मुझे लगता है कि पहले पायदान में आएगा, टॉप 10 में भी नहीं, पहले पायदान में आएगा। लेकिन आपको वो कोशिश करनी पड़ेगी जो इन्वेस्टर समिट के दौरान और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जब दौरा था उस दौरान की गई थी। बशर्ते जो सड़कें वो थोड़ी ज्यादा मजबूत बनाई जाए ताकि 10 दिन में ही उखड़ कर बाहर ना आए। लेकिन
इस तरीके से काम किया जाएगा तो मुझे लगता है जनता का भी भला होगा और आगे हम अच्छे पायदान पर उत्तराखंड कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। और जो सुझाव विपक्ष द्वारा दिए गए मुझे लगता है वो भी उन्हें भी इंक्लूड किया जाए तो जन कल्याण के लिए सब बेहतर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जहां पर एक और नगर निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार भी वितरित हुए, जिसमें 2 पुरस्कार उत्तराखंड को भी मिले हैं, लेकिन 69वें पायदान से खिसककर 68वें पायदान पर उत्तराखंड आया, जो कि प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा क्योंकि टॉप 50 का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में सरकार जोर के शोर किस तरीके से काम करती है ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।